इमूवेबल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हम लोग बोले हैं कि हम लोग जनरली जो सेक्शन 5 से लेकर 53A तक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, ठीक है ना, जिसमें कि 5 से लेकर 37 तक ऐसे प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं जो मूवेबल भी हो, इमूवेबल भी हो। लेकिन 38 से लेकर 53A तक जो है वह केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है? जैसे अभी आपने जनरली कहा, ठीक है ना, ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं करे, ये तो रफ लैंग्वेज हुआ, लेमन लैंग्वेज हुआ। हमारा सेक्शन क्या कहता है, हमारा एक्ट क्या कहता है, हम लोग उस पर बात करेंगे आज कि इमूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है। देखिए, हाँ, निकालिए सेक्शन 3, आप लोग डायरेक्ट में सेक्शन 3 निकालिए। सेक्शन 3 सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सेक्शन 3 में है आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, उसी में पैरा 2 देखिएगा, ठीक है ना। पैरा 2 में नीचे आइएगा तो देखिएगा लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, अब उसका क्या डिफिनेशन दे रखा है देखिएगा। सेक्शन 3 पैरा 2, द एक्ट ऑफ, ये आपका जो टीपी एक्ट है, डिफाइंस इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। क्या लिखा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, यहां पे लिख रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड बैरेक्ट, टीपी एक्ट का बैरेक्ट निकालिए। सेक्शन 3 पैरा 2, इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, आप लोग अभी भी पैरा 1 पैरा 2 नहीं पकड़ पाते हैं। तो पैरा 2, ओके, हाँ, आवाज म्यूट कर लीजिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या चीज कह रहा है कि इंक्लूड, इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करेंगे, सम्मिलित नहीं करेंगे। किसको सम्मिलित नहीं करेंगे? तो कहता है स्टैंडिंग टिम्बर, उसमें कह रहा है आपको स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, लिखा हुआ है बैरेक्ट में आपके। इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो सबसे पहले तो यह समझ लीजिए स्टैंडिंग टिम्बर कहते किसको हैं। आप लोग तो ये ग्रोइंग क्रॉप समझते होंगे, अनाज का पेड़, धान का वो लगा, क्रॉप्स लगा होता है, गेहूं का क्रॉप्स लगा होता है, दैट इज ग्रोइंग क्रॉप्स। घास समझते ही हैं आप लोग। ये स्टैंडिंग टिम्बर किसको बोलते हैं? तो स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है ऐसा कोई पेड़, ट्रीज फिट फॉर यूज फॉर बिल्डिंग, ठीक है ना, या हम लोग जिससे घर बनाते हैं या जिसका लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं, ऐसा कोई पेड़ जिस पेड़ के लकड़ी का फर्नीचर बनता है, बिल्डिंग बनता है, नहीं, उसको हम लोग स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं। ओके, हाँ, चलिए, तो अब जो ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ है सेक्शन 3 के पैरा 2 में इमूवेबल प्रॉपर्टी का, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? तो स्टैंडिंग टिम्बर को, ग्रोइंग क्रॉप्स को और ग्रास को, तो ठीक है, नहीं करेंगे। लेकिन इससे आपके इस एक्ट में जो ये डिफिनेशन है, इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि आखिर कहते किसको है इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन मानेंगे किसको?
समस्या तो यही है। नहीं, समस्या तो यही है कि हम लोग मानेंगे किसको? अगर इसको नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? तो ठीक यहां पे नहीं लिखा है आपके, इसका डिफिनेशन जो है आपके टीपी एक्ट में, ठीक है ना, कहीं पे क्लियरली नहीं लिखा है कि इसको मानेंगे। तो अब आइए सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। ये आप लोग के पास ये बुक नहीं होगा, नहीं पढ़ते होंगे इसको, आप लोग लेना भी नहीं है बुक को, बस याद रखिए, लिखिएगा, खाली लिखने पे ये काम है, बाकी ये एक्ट पढ़ना नहीं है आप लोगों को। बस उसमें यही एक सेक्शन काम का है, हमारे काम का है। क्या? जनरल क्लॉज एक एक्ट है 1897 का, उसका जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 देखिएगा, तो उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है? तो वहां पे लिखा हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड क्या क्या चीज? तो लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड और थिंग्स अटैच टू द अर्थ। ये 3 चीजें लिखा हुआ है। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा पहले आप लोग। वहां पे कहा है, आपके टीपी एक्ट में लिखा हुआ है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा हुआ है कि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको? स्टैंडिंग टिम्बर को, ग्रोइंग क्रॉप्स को और ग्रास को, ठीक है, नहीं करेंगे। लेकिन करेंगे किसको? तो इसके लिए जनरल क्लॉज एक्ट कहता है कि आप इसको इंक्लूड करेंगे। किसको किसको? तो लैंड, लैंड समझते ही हैं, भूमि, जमीन समझते हैं, लैंड सभी लोग। अच्छा, दूसरा बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। आप उस लैंड से, उस जमीन से कोई अगर बेनिफिट अराइज कर रहे हैं, कोई लाभ ले रहे हैं, ठीक है ना, आप उस जमीन से, उस लैंड से कोई बेनिफिट अराइज कर रहे हैं, कोई लाभ उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्रीकल्चर से जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, वह सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करती है ना एग्रीकल्चर लैंड से, सरकार को होता हो या किसी को होता हो, वह इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है। ओके, या आप घर बना दिए, उससे रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, किराया ले रहे हैं ना घर बना के। आपने एक बार बिल्डिंग बना दिया, उसको किराए पर लगा दिया, उससे रेंट उठा रहे हैं, यानी बेनिफिट ले रहे हैं आप। तो वो तो लैंड आपका, वहां घर बना दिए, बिल्डिंग भी आपका क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो उससे आप रेंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो वह भी कहता है कि आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो वह भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो यही चीज समझा रहा है, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड 2 हो गया। और तीसरा थिंग्स अटैच टू अर्थ, ऐसी चीजें जो अर्थ से अटैच किया हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है, जमीन से जिसको जोड़ के रखा गया है, ठीक। यानी कि ये 3 चीजें आपका जो होगा वो क्या होगा? वो 3 चीजें आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। सबसे पहले लैंड, दूसरा बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, और तीसरा थिंग्स अटैच टू द अर्थ। तो ठीक है, इसको थोड़ा सा बाद में एलोबरेट करते हैं। एक हमारे पास इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 1908 का इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जिसके तहत हम लोग रजिस्ट्री वगैरह सब, जमीन की रजिस्ट्री वगैरह सब करते हैं। जमीन की रजिस्ट्री होती है ना, जब जमीन खरीद फरोख्त होता है, जमीन की रजिस्ट्री होती है, तो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट से होता है। हाँ, रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, किसी भी चीज की जब रजिस्ट्री करते हैं तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू होता है। ओके, अब यहां पे सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है। क्या कहा गया है, हम पढ़ देते हैं। इसमें लिख रहा है आपको, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंस, राइट ऑफ वेज, लाइट्स, फेरीज, फिशरीज और एनी अदर बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। अब इसको भी जब आप पढ़ेंगे, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को भी जब पढ़ेंगे, तो यहां दोनों मिला के जो डिफिनेशन लिखा है वही बात लिखा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होगा जमीन, लैंड हो जाएगा, कोई बिल्डिंग्स खरीद किए हुए हैं आप, वो हो जाएगा, रास्ता जो है आपका राइट ऑफ वेज वो होगा, कहीं आप फिशरीज कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, ठीक है ना, आपने लाइट्स लगाया है, ठीक है ना, वो, तो ये सब चीजें जो है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। जहां लेकिन ये चीजें नहीं होगा, क्या चीजें? तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास,
वहां भी ये चीज क्लियरली लिख दिया है कि इन तीनों को छोड़ के बाकी ये जो चीज हम लिख रहे हैं वो क्या होगा, मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। क्लियर? अब हम जो ये तीन चीजें लिखे हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 26 जो जनरल क्लॉज एक्ट का है, इसको थोड़ा सा आपको एलोबरेट करते हैं, तब समझ में आएगा आप लोगों को। थोड़ा सा समझिएगा चीजों को। आपको इस लैंड में, जमीन का टुकड़ा लैंड जो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एकदम क्लियर है। ओके। दूसरा, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लैंड है उसमें आप कुछ, जैसे मछली पालन कर रहे हैं, एक जमीन में आप मछली पालन कर रहे हैं, उससे आप बेनिफिट ले रहे हैं ना, तो ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गया। चलिए, यहां भी कोई समस्या नहीं है। अब ये जो थर्ड नंबर लिख रहा है, थिंग्स अटैच टू अर्थ, अब समझिएगा इस चीज को। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जमीन से कोई चीज कैसे जुड़ा हो सकता है? थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जमीन से कोई चीज कैसे जुड़ी रह सकती है? तो अब ये चीज समझिए। तो कोई इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी चीज जमीन से तीन तरीके से जोड़ सकते हैं हम लोग, और ये चीजें आप सेक्शन 3 में ही जाकर देखिए, इसका पैरा 6 देखिए। तीन चीजें अटैच टू द अर्थ का क्या मतलब है आप देखेंगे, आप सेक्शन 3 में सब सेक्शन पैरा 6 देखिएगा, मिला सबको? अटैच टू द अर्थ मींस पैरा 6 में मोटे लाइन में लिखा होगा अटैच टू द अर्थ, मिल गया सबको? ठीक है ना? अब देखिए, अब क्या क्या चीज कह रहा है, अब आपको समझाते हैं। सबसे पहले कह रहा है रूटेड इन द अर्थ, अटैच टू द अर्थ मींस रूटेड इन द अर्थ एज इन द केस ऑफ ट्री एंड सर्ब्स। मिला? हाँ या ना? बोलिएगा। थिंग्स रूटेड इन द अर्थ एज द केस में भी क्या लिखा हुआ है, ट्रीज एंड सर्ब्स, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसमें रूट, जड़, जो जड़ से पकड़ा हुआ है जमीन को, ऐसी कोई चीज जिसमें जड़ निकलता है, रूट्स निकलता है, और रूट्स के माध्यम से वो जमीन से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है ना लिखा हुआ? शफाक मिल गया? निशा, नेहा मिल गया? सभी को मिल गया ना? हाँ। तो अब देखिए, ऐसी कोई चीज जो कि जड़ से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं अटैच टू द अर्थ, जैसे कि पेड़ है, पेड़ पौधा है जैसे। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, यहां पे पेड़ पौधा तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, जमीन से जुड़ा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यह तीन तरीके का पेड़ छोड़ के, पेड़ पौधा जो है वो तीन तरीके का छोड़ के, कौन कौन तरीका का पेड़ छोड़ के बताइए तो नेहा, सफक, कौन सा तीन तरीके का पेड़ इसके अंदर नहीं आएगा? नहीं 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 नहीं, कीमत से मतलब नहीं है, अभी जस्ट पढ़ा है आप लोगों को कि तीन तरीके का छोड़ के, स्टैंडिंग टिम्बर, अरे स्टैंडिंग टिम्बर में भी तो स्टैंडिंग टिम्बर में भी तो जड़ होगा ना, लेकिन शुरुआत में लिख दिया है कि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ हाँ, उसके बाद ग्रोइंग क्रॉप्स, उसमें भी जड़ होता है लेकिन वह भी इसके अंदर नहीं आएगा। और तीसरा कौन सा? ग्रास, घास में भी जड़ होता है लेकिन वह इसके अंदर नहीं आएगा। यहां पर लिख तो लिया है कि अटैच टू द अर्थ का मतलब होगा जिसमें रूट होता है, जिसमें जड़ होता है, जैसे कि ट्री और सर्ब्स, ठीक है। लेकिन ये तीन तरह का चीज इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही लिख दिया है कि इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो ठीक है। तो जैसे कि अच्छा, मान लीजिए कि आपका आम का पेड़, मैंगो ट्री जो होगा वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा या मूवेबल प्रॉपर्टी होगा? बताइए जरा, इस पर केस भी है हमारे पास। अब आप बताइएगा, आम जो है, आम का पेड़ जो है वह इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, ठीक।
अब देखिए, ये मामला केस में गया, बहुत तरह का ऐसा है, एक शांताबाई का केस है, ठीक है, स्टेट ऑफ शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उन सबका केस है, केस बाद में लीड करेंगे हम। अभी थोड़ा सा चीज को समझिए आप लोग। देखिए, जब कोर्ट डिसाइड किया, एक तरफ तो कह रहा है कि थिंग्स रूटेड इन द अर्थ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यहां पे लिख रहा है सेक्शन 3 पैरा 6 में लिख रहा है थिंग्स अटैच टू द अर्थ का मतलब होगा, और थिंग्स अटैच टू द अर्थ जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 जनरल क्लॉज एक्ट में लिख रहा है, ठीक है। तो जो चीजें अटैच होगा जमीन से, तो अटैच और जमीन में सबसे पहली बात यही लिख रहा है कि जो जिसमें रूट लगा हुआ होगा, ठीक। लेकिन कह रहा है कि आप स्टैंडिंग टिम्बर को नहीं लेंगे, ठीक। तो हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि आम का पेड़ तब क्या होगा। तो अब जब इसको कोर्ट डिसाइड कर रहा था इस चीज को कि स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या हुआ, या आम का पेड़ में भी जड़ होता है, कटहल के पेड़ में भी जड़ होता है, और उसके पेड़ का भी फर्नीचर बनता है, बनता कि नहीं बनता है, आम के पेड़ का फर्नीचर बनता है ना, मकान में दीवार में काम आता है ना, घर बनाने में वो आम का पेड़, कटहल का पेड़, तो वो भी तो स्टैंडिंग टिम्बर हुआ, नहीं हुआ। तो एक तरफ कह रहे हैं कि वो स्टैंडिंग टिम्बर जो होगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आम का पेड़, कटहल का पेड़, उसको भी स्टैंडिंग टिम्बर है। तो अब यहां पे समझिएगा अर्थ, थोड़ा सा अच्छी चीज बता देते हैं, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। कोर्ट कहा कि इंटेंशन देखिए, पेड़ को लगाने का इंटेंशन देखिए। अब आप लोग समझिएगा बात को। हम लोग आम का पेड़ लगाते हैं, नेहा आपके घर में भी होगा, सफक आपके घर में भी होगा, सबके घर में आम का पेड़ लगा होगा, बाप दादा लगाते हैं हमारे, नहीं आप लगाए हैं, आप लगाए होंगे तो आपके बच्चे खाएंगे, ये सोचकर लगाए होंगे ना कि चलो हम एक आम जमीन है, आम का पेड़ लगा देते हैं, मेरे घर में बच्चे खाएंगे, मेरे बाद मेरे बच्चे खाएंगे, मेरा पोता खाएगा, बेटा खाएगा, मेरे परिजन खाएंगे, ये सोचकर लगाते हैं ना आम का पेड़। तो क्या यह सोचते हैं कभी कि यार आम का पेड़ काट लेंगे, इसका लकड़ी बना के दरवाजा बना लेंगे? आम का पेड़ क्यों लगाते हैं? सदियों तक हमारे बच्चे आम खाएंगे, प्रत्येक साल में जो आम उगेगा मेरे बच्चे खाएंगे, नहीं, और वो हमको याद करेंगे कि बाप दादा का लगाया हुआ है, नहीं शफक? हाँ नेहा, है नहीं सही बात? हाँ, तो अब देखिए लगाने का इंटेंशन देखिए, आम के पेड़ का लकड़ी भी होता है और फल भी होता है उसमें, लेकिन हम लोग आम का पेड़ इसीलिए लगाते हैं कि ये सनातन तक रहेगा, सदियों तक रहेगा, हम नहीं भी रहेंगे तो आम का पेड़ रहेगा, बच्चे कहेंगे कि बाप दादा लगा कर गया था। तो ये जो लगाने का इंटेंशन है यह बताता है कि यह इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वह मूव नहीं करेगा, ये सदियों तक रखना चाहते हैं इसको हम लोग, यह इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ओके। लेकिन वहीं पे हम लोग महोगनी का पेड़ लगाते हैं, सागवान का पेड़ लगाते हैं, यूकेलिप्टस लगाते हैं ना, क्या सोचकर लगाते हैं कि 10 साल के बाद 15 साल के बाद यह मैच्योर्ड हो जाएगा, काट के बेच लेंगे, या घर में काट जब मकान बनाएंगे तो घर में दरवाजा बना देंगे, इसका फर्नीचर बना लेंगे इसका, यही सोच के लगाते हैं ना। तो यही लगाने का इंटेंशन हुआ, आप क्या सोच कर लगाते हैं, किस इंटेंट से आप लगाते हैं पेड़ को। तो ऐसा कोई पेड़ जो कि फल भी दे रहा है और वो लकड़ी भी दे रहा है, तो हमारा जो लगाने का उद्देश्य होता है उसमें लगाने का उद्देश्य फल खाना होता है। अब अगर इसका उल्टा, अगर आप उसको लकड़ी के लिए ही लगाए हैं तो वह मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा, यह भी याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात को ना? आप आम का ही पेड़ लगाए हैं एक प्रोजेक्ट के तहत कि 3 साल 4 साल 5 साल बाद इसको काट लेंगे और इसका लकड़ी जो है मार्केट में बहुत महंगे दामों में बिकता है, इसको बेचेंगे हम, तब वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब ही वही हुआ जो काटे जाने के बाद ही काम में आएगा। नहीं, आप लकड़ी का पेड़ है, इसका फर्नीचर बनेगा, जब तक वो खड़ा है किसी काम का नहीं, आपके 2 टके का नहीं है, काम का है। सागवान का पेड़ लगा दिया है, किस काम का? कोई काम का नहीं जब तक वो खड़ा है। लेकिन जैसे ही काटा तो अब तो वो मूव हो सकता है वो ना, वो मूवेबल होने के बाद ही काम का है, इसीलिए उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं, सागवान के पेड़ को और आपके यूकेलिप्टस के पेड़ को, महोगनी के पेड़ को। लेकिन आम का पेड़ खरा भी अगर है तो वह आपके काम का है, नहीं है हर साल फल देगा वो। हाँ, तो यही फर्क है लगाने का।
तो इसीलिए यहां पे लिखा है थिंग्स अटैच टू द अर्थ। तो उसी में सबसे पहला जो लिखा हुआ है कि थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, जो ऐसा कोई पेड़ जो कि रूट से जुड़ा हुआ है, जड़ से पकड़ा हुआ है जमीन को, वह आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, सिवाय इस तीन के, स्टैंडिंग टिम्बर के, ग्रोइंग क्रॉप्स के एंड ग्रास के। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा एक बात। दूसरा, ठीक है ना, एम्बेडेड इन द अर्थ इन द केस ऑफ वॉल्स एंड बिल्डिंग। एम्बेडेड करने का मतलब किसी को जिसको हम लोग गड्ढा करके उसमें खोद के उसमें हम डालते हैं हम लोग। तो हम लोग जो घर बनाते हैं, वॉल दीवार खींचते हैं, तो जमीन को पहले गड्ढा करते हैं जमीन में ना, तब उसको वहां से दीवार शुरू करते हैं। मकान की बिल्डिंग का जो दीवार शुरू करते हैं या स्टेपनर शुरू करते हैं या वॉल कोई दीवार खींच रहे हैं, तो जमीन में थोड़ा सा पहले अंदर नींव डालते हैं उसकी। तो ये होता है एम्बेडेड करना, जिसको हम लोग गाड़ते हैं, गाड़ने को बोलते हैं एम्बेडेड करना। तो ऐसा कोई चीज जिसको एम्बेडेड करके गाड़े हैं, वह आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि वॉल, ये सब आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और तब यानी तब ना वो जमीन से जुड़ा हुआ, आपका मकान जमीन से कैसे जुड़ा हुआ है? नीचे इसको हम लोग गाड़ के हम लोग नीचे नींव डाल के उसमें नींव अंदर डाल दिए हैं, नहीं, बोलिएगा। हाँ, तो एक तो हो गया थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, ऐसी चीज जो जड़ से पकड़े हुए है जमीन को। दूसरा क्या बोले, जिसको आप एम्बेडेड किए हैं, जिसको आप जमीन में गाड़े हैं, वॉल को, मकान को, तो वो हो गया आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी। और तीसरा लिख रहा है अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ऑफ दैट टू विच इट इज अटैच्ड। अब सुनिएगा ये कितनी अच्छी बात बोल रहा है। कह क्या रहा है? कह रहा है अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड, जिसको आपने एम्बेडेड किया है। हम लोग बिल्डिंग को एम्बेडेड किए हैं, और एम्बेडेड करने के बाद इसमें जिस किसी भी चीज को हम लोग जोड़ते हैं, किस उद्देश्य से? परमानेंट एंजॉयमेंट के उद्देश्य से। आप लोग मकान तो बना लिए, ठीक है, एम्बेडेड करके मकान बिल्डिंग बना दिए, उसमें दरवाजा लगाते हैं ना, दरवाजा, खिड़की लगाते हैं ना, खिड़की, हाँ या ना, नट बोल्ट पे। हाँ, तो यही चीज कह रहा है, ऐसी कोई चीज जो आप एम्बेडेड किए हैं, जमीन में एम्बेडेड किए हैं, और उस एम्बेडेड चीजें में आप अटैच किए हैं। जैसे कि मकान बना लिए, दरवाजा जोड़े हैं। दरवाजा किस लिए जोड़ते हैं? परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए। ऐसा थोड़े करते हैं कि आज दरवाजा लगा दिए, 6 महीने बाद दरवाजा खोल लिए। क्या सोचते हैं हम लोग कि इसमें ऐसा लकड़ी दे दें कि जब तक मकान रहेगा दरवाजा रहेगा, यही ना सोच के लगाते हैं दरवाजा। तो यही चीज यहां पे लिखा, उसका मतलब यही हुआ, थिंग्स अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ। जो चीजें अर्थ में एम्बेडेड है, उसमें हम लोग परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए अगर कोई चीज अटैच करते हैं, तो वह भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है। अगर आपके मकान में दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजा आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। खिड़की लगा हुआ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जिस किसी भी चीज को आप अटैच किए हैं, वह आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो अब आप लोग हमको जवाब दीजिए, आपके घर में जो एसी लगा हुआ है, वह इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों? आपके लिए क्यों है मूवेबल प्रॉपर्टी? हाँ, वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही जवाब। अब समझिएगा, अब आप समझिएगा, सफक आप भी, नेहा, सब लोग समझिए इस चीज को। अभी जस्ट अब जो पूछे थे वही जवाब है इसका। अब हम अपना घर बनाए, अपनी बिल्डिंग बनाए, मेरा अपना मकान है, वही बोले इंटेंशन देखिएगा। परमानेंट, यहां पे क्या लिखा हुआ? परमानेंट एंजॉयमेंट। तो अब जो हम घर बनाए, उसमें मेरा घर है, सब कुछ है, हम एसी लगाए। एसी क्या सोचकर लगाए कि जब, ऐसा थोड़े सोचते हैं 10 साल में खराब हो जाएगा एसी, जबकि खराब होने की चीज है एसी, लेकिन फिर भी लगाते हैं कि जब तक रहेंगे ये एसी लगा हुआ रहेगा, इसी जगह पे लगा हुआ रहेगा, है ना नेहा, सफक? आपका अपना घर जहां होगा, तो अब परमानेंट एंजॉयमेंट के लिए जब आप एसी लगाए हैं अपने घर में, वह आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आप फैन लगाए हैं अपने घर में, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन वही अगर आप किराएदार को रखे हैं या आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, और रेंट
क्या हो रहा है, रेंट वाला जो क्या क्या आपने घर में पंखा लगा लिया है या एसी ही लगा लिया मान लीजिए, तो वह यह सोच कर लगाया है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद जब हम यहां से रूम छोड़ेंगे, जब यहां से घर छोड़ेंगे तो हम पंखा खोल लेंगे, हम जो है अपना एसी खोल लेंगे। तो उसके लिए वो क्या हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो यही आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इसको अभी जो है इसको इसी तरीके से आपको पढ़ना है।